एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स वेलकम टू नॉलेज हब। और नॉलेज हब की इस क्लास में जो हम मॉक टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है उसी को आज आगे करते हुए हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है यही आज एक और मॉक टेस्ट हम करने वाले, प्रैक्टिस टेस्ट हम करने वाले हैं। और ये खासकर हरियाणा पुलिस के लिए रहेगा, CET मेंस के लिए रहेगा और ग्रुप डी के लिए रहेगा। जो भी स्टूडेंट HSSC की तैयारी करा चाहे हरियाणा पुलिस का हो, CET मेंस, ग्रुप डी, सभी के लिए कंबाइन जो प्रैक्टिस सेट है वो हमने चला रखे हैं। सभी का सिलेबस इसके अंदर शामिल किया गया क्योंकि लगभग 90 से 95 नंबर का सिलेबस सेम है। तो आप चाहे CET मेंस की तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी करो या फिर हरियाणा पुलिस के लिए, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके अंदर इस प्रैक्टिस सेट में हम 100 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन का हम डिटेल में रिटर्न सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको आसानी रहे समझने के अंदर। इस क्लास की PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। 6 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स की अपडेट के लिए भी कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कौन सी भर्ती है, कब से अप्लाई करना है, पेपर कब होगा, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा एक और यूट्यूब चैनल है और वो है साहिल अपडेट्स के नाम से। आप साहिल अपडेट्स यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज का हम शुरू करते हैं। इस क्लास में 100 के 100% हम इसमें करेंगे। नेशनल जीके, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है और इसमें दिया है कि कुरु वंश के किस राजा के शासनकाल में गंधारों का आक्रमण हुआ था। ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ विच किंग ऑफ द कुरु डायनेस्टी डिड द गंधारा इन्वेंशन टेक प्लेस। जो कुरु जो शासक थे, कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने करी थी। शांतनु, देवव्रत, परीक्षित, सारे कुरु वंश के ही राजा रहे हैं। इनमें से किस राजा का शासनकाल था जब गंधारों ने आक्रमण किया था कुरु वंश पर? तो उस समय कौन था शासक? तो उस समय था परीक्षित। महाराजा परीक्षित कुरु वंश के राजा थे जब इन पर गंधारों ने आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न, तोमर शासक सुलक्षण पाल का उत्तराधिकारी कौन था? तोमर शासक था सुलक्षण पाल, उसका उत्तराधिकारी कौन था? विलणपाल, जयपाल, गोपाल या सिंहपाल? इसमें देखो, तोमर वंश ने 736 से लेकर 1152 तक आधुनिक दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तोमर वंश की स्थापना करी थी अनंगपाल प्रथम ने। 736 से 754 तक अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल प्रथम, इसने स्थापना करी थी और लगभग 20 साल शासन किया था। और बाद में 11वीं शताब्दी में दिल्ली राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। तोमर वंश के ये प्रसिद्ध शासक दिखा रखे, अनंगपाल प्रथम, द्वितीय, ये सारे। अब हम देखते हैं, देखो स्थापना करी थी अनंगपाल प्रथम ने 736 में, ठीक है। उसके बाद बना वासुदेव, गंग्या। हमें देखना सुखपाल, ये है, देखो ये 2 अलग अलग नाम है। अगर हम सुखपाल देखें तो उसके बाद आया था गोपाल, और सुलक्षण पाल देखें तो आया था जयपाल। सुखपाल के बाद आया था गोपाल और सुलक्षण पाल के बाद आया था जयपाल। तो हमसे सुलक्षण पाल के पूछा तो सुलक्षण के पाल के बाद कौन आया था शासन? जयपाल आया था, जयपाल। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न है कि हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का क्या कारण है? द रीजन फॉर द ड्रॉप इन टेम्परेचर इन हरियाणा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में हरियाणा में टेम्परेचर डाउन क्यों हो जाता है? एक तो बारिश के कारण होता है, बिल्कुल सही है। अब बारिश होगी तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, इससे टेम्परेचर में और जो सूरज की रोशनी है उसमें भी फर्क हो जाता है। ये सारे ही कारण है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि मृदा के संगठन के आधार पर हरियाणा राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा जाता है? हरियाणा की मिट्टी है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? बेस्ड ऑन सॉइल कंपोजिशन, जो मिट्टी की कंपोजिशन है उसके आधार पर हरियाणा की जो मिट्टी है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 5, 6 या फिर 7? हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी है ये बताना है। तो देखो, हरियाणा में 6 प्रकार की मिट्टी है। ये पहली है जलोढ़ मिट्टी, पहली है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगर 2 होती है। खादर होती है नई मिट्टी और बांगर है पुरानी मिट्टी। दूसरी है रेतीली या फिर मरुस्थलीय मिट्टी, जो हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ में पाई जाती है।
मरुस्थलीय मिट्टी, पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मरुस्थलीय मिट्टी। तीसरी है चूनेदार या फिर हल्की मिट्टी, यानी कि रेतीली दोमट मिट्टी। चौथी है शिवालिक क्षेत्र की मिट्टी, लाल शाहबलूत मिट्टी, जो अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर में पाई जाती है। उसके बाद पांचवी है पिडमोंट, यानी कि चट्टानी मिट्टी। चट्टानी मिट्टी ये शिवालिक की पहाड़ियों में मिलती है। और छठी है सिरोजेम मिट्टी, जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी है हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से। अलग अलग जगह की बता रखी कौन सी कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चूनेदार मिट्टी, शिवालिक क्षेत्र की मिट्टी यानी कि लाल शाहबलूत, चट्टानी मिट्टी और सिरोजेम मिट्टी। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 6 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, हरियाणा राज्य की किस नदी को निचली खंड के नाम से जाना जाता है? विच रिवर ऑफ हरियाणा स्टेट इज नोन एज लोअर सेक्शन? चौटांग नदी, आपगा, टांगरी या फिर मारकंडा नदी? लोअर सेक्शन निचली खंड के नाम से किस नदी को जानते हैं? हरियाणा की आपगा नदी को ही लोअर सेक्शन या निचले खंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और स्थानीय भूगोल के अनुसार यह सरस्वती नदी का प्रणाली का हिस्सा मानी जाती थी। आपगा नदी को लोअर सेक्शन या निचले खंड के नाम से जानते हैं। सरस्वती की एक महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती नदी की। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, आपगा नदी। प्रश्न नंबर 6 है कि कौन सी झील का मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण वर्षा जल के संग्रहण के लिए किया गया था? मानव निर्मित झील जिसका निर्माण वर्षा जल के संग्रहण के लिए किया गया था। कोटला झील, भिंडावास झील, दमदमा झील या फिर सुल्तानपुर झील? देखो मानव निर्मित तो लगभग ये सारी ही मानव निर्मित झील है, दमदमा झील भी, कोटला झील भी। अब वर्षा जल के संग्रहण के लिए किसका निर्माण किया गया था? तो ये देखो दमदमा झील हरियाणा के गुड़गांव जिले में मानव निर्मित झील है और इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों द्वारा वर्षा जल संचय के उद्देश्य से किया गया था। तो वर्षा जल संचय के उद्देश्य से किसका निर्माण किया गया था झील का? दमदमा झील का। गुड़गांव के अंदर है ये, अरावली पहाड़ियों की तलैटी के अंदर है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दमदमा झील। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि बड़खल झील पर किस वर्ष बांध का निर्माण किया गया था? डैम जो बनाया गया था बड़खल झील पर वो कब बनाया गया था? देखो झील के लिए एक स्पेशल से मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप देखिए नीचे जाकर, लेक्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा की प्रसिद्ध झील डिटेल में तसल्ली से करवा रखी है, आप वहाँ पे सारी चीज़ देखो। हर झील के बारे में बता रहा है, कौन सी झील कब बनी थी, किसने उसका जीर्णोद्धार करवाया था, किस नाम से वो फेमस है, उस पर कौन सा बांध बना है, कब बना था, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है झील का, अलग से स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, आप जरूर देखें वो वीडियो। इसलिए कि बड़खल झील पर बांध कब बनाया गया था? तो बांध बनाया गया था 1947 के अंदर, 1947 के अंदर। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है ये। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्री फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष नहीं है। शीशम, पीपल, सिरस या सेमल? देखो सेमल भी है, शीशम भी है और सिरस भी है, लेकिन पीपल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी पीपल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा? पीपल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करके। प्रश्न नंबर 9 है कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में से इनमें से कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या नहीं मिलेगा आपको? भूरे हंस, लाल बुलबुल, लाल जंगली मुर्गा या फिर किंगफिशर? इन्हीं में से 3 चीज़ हैं जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलेगा। झज्जर के अंदर है ये भिंडावास, लेकिन एक है जो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर। क्या नहीं मिलेगा ये बताना है। तो देखो लाल जंगली मुर्गा मुख्य रूप से घनी झाड़ियों वाले पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर मिलता है लाल जंगली मुर्गा। ठीक है, ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं मिलता। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में स्थित एक मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। ठीक है, भिंडावास कैसे मीठे पानी की आर्द्र भूमि है और यहाँ पर लाल जंगली मुर्गा नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, लाल जंगली मुर्गा नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 10 है, भिवानी के अंदर जो छोटा चिड़ियाघर है वहाँ पर किस वर्ष भालू पार्क की स्थापना की गई थी? भिवानी में जो चिड़ियाघर है वहाँ पर भालू पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1982, 85, 83 या फिर 86? भालू पार्क भिवानी के अंदर
देखो, भिवानी स्थित मिनी चिड़ियाघर के अंतर्गत भालू पार्क की स्थापना 5 सितंबर 1983 को हुई थी और मिनी चिड़ियाघर की स्थापना पहले 1982 में वन विभाग के क्षेत्र में की गई थी। बाद में 2006 में इसका नवीनीकरण किया गया और 2008 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता दी गई थी। चिड़ियाघर बना था 1982 में। भालू पार्क यहाँ पर आया था 5 सितंबर 1983 के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखनी है भिवानी के अंदर। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 1983 1983 के अंदर। प्रश्न नंबर 11 है कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है। पूरे भारत में पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन जितना दूध पैदा होता है उसमें हर व्यक्ति के हिसाब से हरियाणा का भारत में कौन सा नंबर है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हरियाणा का है दूसरा नंबर, सेकंड नंबर पर। प्रश्न नंबर 12 है कि अम्बाड़ा जिले में से किस सब्जी की खेती की, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी खेती होती है, किस सब्जी की, आलू की, मटर की, बैंगन की या फिर कुकर बीट्स की। अम्बाड़ा के अंदर, हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में प्रमुख फसल संयोजन के हिस्से के रूप में उगाई जाने वाली सब्जियों में प्याज, आलू, टमाटर, फूल गोभी और मूली शामिल है। इन फसलों को इस क्षेत्र में उपयुक्त परिस्थितियां जैसे कि अच्छी जैविक सामग्री और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के कारण उगाया जाता है। तो अम्बाड़ा में कौन कौन सी सब्जी उगाई जाती है? प्याज, टमाटर, आलू, फूल गोभी और मूली। तो इसमें खाली आलू दे रखा, तो क्या उगाया जाता है, कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी सब्जी उगाई जाती है अम्बाड़ा के अंदर? आलू की। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, नॉलेज हब 7900 करके। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। प्रश्न नंबर 13 है, हरियाणा के यमुना नहर तंत्र से कितनी नहरें निकलती हैं? हाउ मैनी कैनाल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुना कैनाल सिस्टम इन हरियाणा? 446, 483, 473 या 558? यमुना नहर, जो यमुना नदी से जो नहरें निकलती हैं वो पूछ रखा, कितनी नहरें निकलती हैं? हरियाणा में यमुना नहर प्रणाली विशेष रूप से पश्चिमी यमुना नहर जो हथिनी कुंड बैराज से निकलती है, राज्य के एक बड़े हिस्से अम्बाड़ा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी की सिंचाई करती है। इस प्रणाली में वितरिकाओं सहित लगभग 473 नहरें हैं जो फसलों को पानी की आपूर्ति करती है। तो यमुना नदी से जो यमुना नहर प्रणाली है तो हरियाणा में तो कौन सी है? वो पश्चिम यमुना नहर है हरियाणा में। तो उसमें से टोटल 473 छोटी बड़ी नहरें निकाली रखी है अलग अलग जिलों के हिसाब से। 473, 473। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 473। प्रश्न नंबर 14 है कि जूही नहर की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ जूही रिवर, जूही कनाल आएगा। जूही नहर जो है, जूही की नहर भिवानी सब डिवीजन के अंदर है। तो यहाँ पर इस नहर की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर, 150, 170 या फिर 190 किलोमीटर? तो देखो, विभिन्न आधिकारिक और शैक्षणिक स्रोतों के अनुसार जूही नहर की कुल लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है। कितनी है? 170 किलोमीटर। और ये भिवानी और उसके आसपास के लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। 170 किलोमीटर लेंथ है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी भिवानी नहर की? 1969 के अंदर। सॉरी, जूही नहर की शुरुआत हुई थी 1969 में। 170 किलोमीटर लंबाई है, भिवानी के अंदर ये आती है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, 170 किलोमीटर जूही नहर की लंबाई है। प्रश्न नंबर 15 है कि 1998 में राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद विद्युत बोर्ड को कितने भागों में बांटा गया था? आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन 1998, इन हाउ मैनी पार्ट्स वाज द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिवाइडेड? राज्य का जो बिजली बोर्ड था उसको कितने भागों में बांटा गया था 1998 के बाद? तो इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक था उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दूसरा था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, UHBVN और DHBVN। आप सभी को पता होगा, दक्षिण हरियाणा वाले DHBVN के जो आपके घर के जो बिजली का बिल आता है वहाँ पे देखो DHBVN लिखा होता है, दक्षिण हरियाणा। और नॉर्थ वाले पे होता है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, UHBVN और DHBVN। 2 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि लक्ष्य फूड इंडिया लिमिटेड कहाँ है? लक्ष्य फूड, और ये है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ है? जींद के अंदर। इसके चारों ही ऑप्शन गलत है। जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य फूड इंडिया लिमिटेड ये जींद के अंदर है।
प्रश्न नंबर 17 है कि दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल मार्ग के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया था? When was the first section of the Delhi Faridabad Metro Rail Line inaugurated? जनवरी 2010, अक्टूबर 2010, मार्च या फिर नवंबर 2010? दिल्ली से फरीदाबाद जो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी मेट्रो? तो ये देखो, दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन का पहला खंड जो दिल्ली फरीदाबाद कॉरिडोर की सेवा करता है, इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2010 को किया गया था। 3 अक्टूबर 2010 को ये खोली गई थी। कहाँ से? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सरिता विहार तक, केंद्रीय सचिवालय से सरिता विहार तक ये खोली गई थी। वायलेट लाइन है ये। 3 अक्टूबर 2010 को इसका उद्घाटन किया गया था, दिल्ली फरीदाबाद कॉरिडोर मेट्रो का। तो प्रश्न नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा? अक्टूबर 2010 से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2010। प्रश्न नंबर 18 है केजीपी, के फॉर कुंडली, जी फॉर गाजियाबाद, पी फॉर पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 135 किलोमीटर या फिर 180 किलोमीटर? केजीपी कुंडली गाजियाबाद और पलवल एक्सप्रेस वे की। केएमपी अलग है, ये केजीपी है, ध्यान रखना। देखो, कुंडली यानी कि सोनीपत के अंदर है, वहां से लेकर गाजियाबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश के रास्ते पलवल को हरियाणा से जोड़ता है केजीपी एक्सप्रेस वे। एक 6 लेन का एक एक्सप्रेस वे है और इसका उद्घाटन किया गया था 27 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 27 मई 2018 को केजीपी का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या है? 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। देखो, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे, इसको पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी इसको कहा जाता है। 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुंडली गाजियाबाद पलवल की। केएमपी है, उसकी भी लगभग 135 किलोमीटर ही है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, 135 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 19 है लोहारू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? लोहारू का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? लोहारू है भिवानी के अंदर। लोहारू दुर्ग, लोहारू का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? अर्जुन सिंह, गुरुदत्त सिंह, भोपाल सिंह या फिर अजीत सिंह ने? तो देखो, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित लोहारू किला मूल रूप से 1570 में लोहारू के संस्थापक राव नरहर दास के वंशज ठाकुर अर्जुन सिंह द्वारा मिट्टी के किले के रूप में बनाया गया था और बाद में 1803 में नवाब अहमद बख्श खान द्वारा इसे पक्के ईंटों में बनाया गया था। देखो, अलग अलग बातें हैं। लोहारू का किला है कहाँ पर? भिवानी के अंदर। कब बना था? 1570 में। किसने बनाया था? अर्जुन सिंह ने, कच्ची मिट्टी के द्वारा। अच्छा, लोहारू की स्थापना किसने करी थी? तो लोहारू शहर के संस्थापक है राव नरहर दास, राजपूत वंश के। राव नरहर दास ने लोहारू की स्थापना करी थी, राजपूत वंश के हैं और इन्हीं के वंशज हैं ठाकुर अर्जुन सिंह। उसने लोहारू किला बनवाया था 1570 के अंदर कच्ची मिट्टी से। इसके बाद 1803 में नवाब अहमद बख्श खान ने इसे पक्की ईंटों से बनाया था। लोहारू का किला भिवानी के अंदर है। लोहारू की स्थापना करी थी राव नरहर दास, राजपूत वंश ने। ठाकुर अर्जुन सिंह ने लोहारू का किला बनाया था 1570 में कच्चा मिट्टी से और 1803 में नवाब अहमद ने इसे पक्का करवाया था। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, अर्जुन सिंह ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है, 1570 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 20, द्रौपदी चीर किस सांगी का सांग है? द्रौपदी चीर किस सांगी का सांग है? तो यह है दीपचंद बहमन का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, दीपचंद बहमन का। प्रश्न नंबर 21 दिया है और प्रश्न नंबर 21 दिया गया है कि चिराग योजना, चिराग स्कीम जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा कब लॉन्च की गई थी? व्हेन वाज द चिराग स्कीम लॉन्च्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट? हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की शुरुआत कब करी थी? 2022 में या 23-24 में? कब करी थी? देखो, चिराग स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म देखो पहले चिराग की, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम। चिराग की फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम।
हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी जुलाई 2022 के अंदर। चिराग स्कीम हरियाणा सरकार ने लॉन्च करी थी जुलाई 2022 के अंदर। फुल फॉर्म देख लेना, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम, जुलाई 2022 इसका आंसर हो जाएगा। तो पर्सन का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जुलाई 2022। 8 जुलाई 2022 को चिराग स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है कि निर्मोही अखाड़ा द्वारा हरियाणा के किस जिले में रामलला मंदिर का निर्माण कराया गया है। रामलला मंदिर का निर्माण निर्मोही अखाड़ा द्वारा किस जिले में किया गया है, रोहतक, झज्जर, करनाल, सोनीपत। तो ये किया गया है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 है कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार से अंतिम बुलेटिन कब प्रसारित किया गया, जिसके बाद हिसार दूरदर्शन केंद्र बंद कर दिया। अभी 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल लगभग। हिसार दूरदर्शन जो होता था उसको बंद कर दिया गया, अब उसको चंडीगढ़ भेज दिया गया बंद करके यहाँ से। तो इस पर लास्ट बुलेटिन कब प्रकाशित हुआ था, आखिरी खबर कब आई थी इस पर, 10 जनवरी 2023, 13 जनवरी 2023, 14 जनवरी 2023 या फिर 15 जनवरी 2023। तो देखो, हिसार में हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र से आखिरी बुलेटिन 15 जनवरी 2023 को प्रसारित किया गया था, जिसे बाद में तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए बंद कर दिया और इसका संचालन चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। दूरदर्शन केंद्र जो हिसार था इसको 15 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया है। देखो इसमें सारी डिटेल दे रखी है। स्थापना कब हुई थी दूरदर्शन हिसार की, 1 नवंबर 2002 को, और 15 जनवरी 2023 को इसे बंद करके चंडीगढ़ भेज दिया इसका सारा सिस्टम। दूरदर्शन हिसार 15 जनवरी 2023 को बंद हो गया था, 1 नवंबर 2002 को यह शुरू किया गया था। तो प्रश्न नंबर 23 का क्या उत्तर हो जाएगा, 15 जनवरी 2023। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 है कि आईपीएल 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था। 2025 का फाइनल हुआ था जिसको आरसीबी ने जीता था, तो मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था, ये दिया गया था कृणाल पांड्या को, कृणाल पांड्या। प्रश्न नंबर 25 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द मेडल टैली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा गेम्स होते जो हैंडीकैप कोटे के प्लेयर होते हैं उनके लिए। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने टॉप पर रहा दूसरे संस्करण में, सेकेंड एडिशन था इसका, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसमें देखो, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में दूसरे संस्करण में हरियाणा ने कुल 104 मेडल जीते। कहाँ आयोजित हुआ था, दिल्ली के अंदर। 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स हरियाणा ने टोटल 104 मेडल जीते, 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। शीर्ष स्थान पर रहा, पहले नंबर पर रहा। यह लगातार दूसरी बार है जब हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला एडिशन हुआ था उसमें भी हरियाणा पहले पर था, और दूसरा एडिशन 2025 का, इसमें भी हरियाणा पहले नंबर पर रहा। 104 मेडल जीते हैं। यह है पदक तालिका। पहले नंबर पर हरियाणा 34 गोल्ड मेडल के साथ, दूसरे पर तमिलनाडु 28 गोल्ड के साथ, तीसरे पर उत्तर प्रदेश 23 गोल्ड मेडल के साथ। हरियाणा पहले नंबर पर रहा गोल्ड मेडल की लिस्ट में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर। तो इसमें यही पूछा है कौन सा राज्य पहले नंबर पर था, तो वो था अपना हरियाणा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी। देखो, खो खो का वर्ल्ड कप हुआ पहली बार, और मेंस और वुमेन्स दोनों में किसने जीता, इंडिया ने। मेंस और वुमेन्स दोनों इंडिया ने जीता, और दोनों में रनर अप कौन था, नेपाल। आदमी और महिलाओं का, औरतों का जो खो खो का वर्ल्ड कप हुआ था दोनों को भारत ने जीता है। फाइनल में नेपाल था, फीमेल वालों में भी और मेल वालों में भी। नेपाल और इंडिया का फाइनल हुआ, दोनों में इंडिया ने जीता है। अब इसने पूछा है कि इसमें भारत की महिला टीम की कप्तान कौन थी, तो वो थी प्रियंका इंगल। प्रियंका इंगल खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम की कप्तान थी।
ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27 है कि किस कंपनी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 27वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो 27वीं नवरत्न कंपनी जो बनी है वो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 27वीं नवरत्न कंपनी बनी है भारत की। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। आगे है प्रश्न नंबर 28 और इसमें पूछा गया है 18वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। देखो वन क्षेत्रफल का जब भी आए ना फॉरेस्ट रिपोर्ट का, तो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 देखो, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। केंद्रीय केंद्र सरकार में, हरियाणा की बात नहीं हो रही, केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह? तो ये है भारत के गृह मिनिस्टर के पास, होम मिनिस्टर। और भारत का होम मिनिस्टर कौन है? वो है अमित शाह। केंद्रीय सहकारिता विभाग जो है, मंत्रालय जो है, वो किसके पास है? अमित शाह के पास है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न नंबर 30, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? इन विच 5-year प्लान डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो देखो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 थी, उसके अंतिम वर्ष 1965-66 के दौरान हुई। हरित क्रांति आई थी 1965-66 में, और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1961 से लेकर 1966 तक। इसे तीसरी योजना के बाद की वार्षिक जो 1966 से 69 तक जो प्लान हॉलीडे था उसमें गति मिली। इस दौरान उच्च उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल शुरू किया गया जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। हरित क्रांति 1965-66 में आई थी। उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चल रहा था। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 3rd 5-year प्लान चल रहा, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। प्रश्न नंबर 31 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना हुई थी तो पूछा कि भारत में जो कृषि श्रमिक है, जो एग्रीकल्चर लेबर है, वो कितनी है? 55%, 64 या फिर 44.6? तो वो है 54.6%। 2011 का सेंसस का डाटा है, ध्यान रखना। 54.6%। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, कॉर्निया जो आंख के अंदर होता है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो हमारी आंख है ना, कॉर्निया, उसके अंदर होता है, तो इसमें एक पेशीय संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल, आइरिस, रेटिना या फिर लेंस? देखो ये हमारी आंख का स्ट्रक्चर है, ये हमारी आंख है, ये है कॉर्निया, ये वाला हिस्सा। और कॉर्निया के अंदर जो मांसपेशीय हिस्सा होता है, ये होता है आइरिस, और आइरिस के अंदर होता है प्यूपिल। ठीक है, जो हम आंख देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है ना, ये है आइरिस और ये है प्यूपिल। ठीक है, जो मांसपेशीय संरचना है कॉर्निया के पीछे क्या है? आइरिस नाम का एक गहरे रंग की मांसपेशीय संरचना होती है। यह एक पतली डायाफ्राम जैसी संरचना है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, क्या नाम है उसका? आइरिस, जो गहरे रंग की मांसपेशीय संरचना है। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, आइरिस। प्रश्न नंबर 33 है कि अनार, बैंगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनोलीय समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? विच वाटर सोल्यूबल पिगमेंट बिलोंगिंग टू द फेनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमीग्रेनेट, एगप्लांट, ब्लैक कैरेट एंड रेड कैबेज? कौन सा वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है उसके अंदर? किसके अंदर? अनार के अंदर, बैंगन के अंदर, लाल पत्ता गोभी, काले गाजर के अंदर? फाइकोएरिथ्रिन, फाइक्रोबिलिन, बेटोलिन और या एंथ्रोसाइनिन? तो इनके अंदर होता है एंथ्रोसाइनिन। क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन।
ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, ये साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं अब कुछ। इसमें है कि किसने एक सिद्धांत की खोज की जो बताता है कि किसी वस्तु पर उपप्लवन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। Who discovered a principle that states that the buoyant force on an object is equal to the weight of the fluid displayed by the object। buoyancy force की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें जो हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक के अंदर, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर जितना हम फोर्स लगाएंगे वो लिक्विड है उतना ही स्थान घेरेगा, उतना ही। और ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। जितना ज़्यादा फोर्स जो लिक्विड के ऊपर जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उतना ही लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। जो हाइड्रोलिक मशीन वगैरह चलती है सारी इसी प्रिंसिपल पर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 है कि कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है। कोशिका झिल्ली के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक सही है एक गलत है, या फिर दोनों सही है, कौन सी है वो आपको बतानी है। तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। सेल मेम्ब्रेन इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परागम्य होती है, बिल्कुल सही। सेल मेम्ब्रेन से कुछ मॉलिक्यूल्स आर पार हो जाते हैं। पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है। वाटर कैन ऑल्सो पास थ्रू दिस मेम्बर फ्रॉम ए लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। देखो सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका झिल्ली, उससे पानी जा सकता है लेकिन लोअर से हायर नहीं, हायर से लोअर। पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, ना कि नीचाई से ऊंचाई की तरफ। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है, केवल पहली स्टेटमेंट सही है, यानी कि ओनली वन, पहली स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 36। इसमें दिया कि पैक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य किस अम्ल इकाई का बना होता है। पैक्टिन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ फ्रूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच एसिड यूनिट्स। पैक्टिन किसका बना होता है? पैक्टिन का काम है कि फलों को कठोरता और कोमलता देने के लिए। किसका है? ग्लूटामिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का, ग्लैक्ट्रॉनिक या फिर एस्प्रेटिक एसिड का। तो इसका सही आंसर है ग्लैक्ट्रॉनिक एसिड। पैक्टिन इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो सेल वॉल होती है पौधों की उसमें पाया जाता है। इसका काम है पौधों जो फल होते हैं उसको कठोरता या फिर कोमलता प्रदान करना। और इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ग्लैक्ट्रॉनिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, जो एक शुगर एसिड होता है, ग्लूकोज से ये बनता है, ग्लैक्ट्रॉनिक एसिड। आपको ये नाम ध्यान रखना, ग्लैक्ट्रॉनिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा ग्लैक्ट्रॉनिक एसिड। प्रश्न नंबर 37 है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के खालिस्तान रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग खालिस्तान में बदल जाता है। एक आयरन नेल, एक लोहे की कील है, उसको कॉपर सल्फेट का किस रंग में डालें और इसका रंग क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है भाई? कॉपर सल्फेट मान लो एक कलर है इसके अंदर, एक्स कलर। इसके अंदर हमने लोहे की कील डाल दी, तो उसके बाद इस कॉपर सल्फेट का कलर हो जाता है वाई। तो ये बताना पहले कौन सा कलर था इस कॉपर सल्फेट का और बाद में इसका क्या रंग हो गया, ये बताना है। यहाँ भी क्या आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, ये दोनों बताने हैं, ठीक है। देखो वैन ए आयरन नेल इज डिप्ड इन ए ब्लू कलर, देखो ब्लू कॉपर सल्फेट और इसका कलर चेंज होता है लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन के अंदर, ठीक है। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, उसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है? लाइट ग्रीन कलर। ये सारी डिटेल है। इनिशियल कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, फाइनल कलर हो जाता है लाइट ग्रीन, ये बन जाता है FeSO4 आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, कॉपर सल्फेट पर आयरन आ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, तो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन, ब्लू से। तो पहले इसका कलर था ब्लू और बाद में कैसा हो गया था? ग्रीन। ऑप्शन बी आंसर आएगा, डी नहीं आएगा, ध्यान रखना, बी आएगा। पहले ब्लू कलर था बाद में ग्रीन हो गया। प्रश्न नंबर आगे है कि विबग्योर के किस रंग में प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? विबग्योर जो हमारा इंद्रधनुष का रंग है ना, 7 रंग, इसमें से किसकी मिनिमम एनर्जी होती है, कौन से रंग की? तो विबग्योर की फुल फॉर्म क्या है? V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो
O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये 7 कलर हैं जो हमारे इंद्रधनुष में होते हैं। बैनी, आप पिनाला बोलते हैं हिंदी में। विबग्योर, विबग्योर के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की है? रेड कलर की। रेड कलर की जो वेवलेंथ है, जो तरंग धैर्यता है, वो सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा ये पूछते हुए ट्रैफिक लाइट जो होती है वो लाल रंग की क्यों होती है? जो ट्रैफिक रोकने के लिए लाल रंग की लाइट क्यों रखते हैं हम? तो इसकी तरंग धैर्यता, इसकी जो वेवलेंथ जिसको हम लैम्बडा से दर्शाते हैं, ये सबसे अधिक होती है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है लाल रंग की, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? लाल रंग की ही। तो इसने यही पूछा था जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के वाइट लाइट के अंदर, उसमें से किसकी सबसे कम एनर्जी होती है? तो वो होती है लाल रंग की। क्यों होती है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है, इसका लैम्बडा जो हम बोलते तरंग धैर्यता जिसको बोलते हैं, वो सबसे अधिक होती है। इसलिए हम लाल रंग को ट्रैफिक लाइट के रूप में या डेंजर साइन के रूप में यूज करते हैं ताकि दूर से ही दिखाई दे जाए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 39 है, वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे किस में व्यक्त किया जाता है? जो हम बारिश होती है भाई, एक्चुअल कितना रेनफॉल हो, कहते हैं ना इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, तो बारिश को हम किस में मापते हैं? हेक्टोपास्कल, मिलीबार, मिलीमीटर या किलोपास्कल? तो देखो ये पास्कल और मीटर वगैरह, ये बार वगैरह, ये तो होते हैं प्रेशर मापने के लिए। बारिश हम नेपते हैं तो वो नेपते हैं एमएम के अंदर। ऑप्शन सी मिलीमीटर के अंदर। आपने सुना होगा 100 mm बारिश हुई, 20 mm बारिश हुई, वहाँ पे इतनी mm बारिश हुई। तो बारिश को हम किस में मापते हैं? मिलीमीटर के अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नॉलेज हब 7900। आपको पीडीएफ मिलेगी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की। चैनल पर जाके देखना, सारी पीडीएफ मिलेगी। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न नंबर 40, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू सोडियम? सोडियम के जैसी प्रॉपर्टी किसके पास होती है? न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव का सिद्धांत दिया था पीरियोडिक टेबल बनने से पहले। तो उसने क्या बताया था? सोडियम की प्रॉपर्टी किसके जैसी है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर लिथियम? देखो 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने उस समय जो तत्व ज्ञात थे उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से अरेंज किया। सभी का जो परमाणु भार जो था, एटॉमिक वेट था, उसके हिसाब से इनको अरेंज करा था। कब? 1866 के अंदर। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी कि हाइड्रोजन वाले तत्व से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। उस समय 56 ही तत्व खोज किए गए थे, 56 ही एलिमेंट खोजे गए थे। तो इसने हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम पर ख़त्म कर दिया था। परमाणु भार के हिसाब से इसने शुरू करा था। और इसने क्या पाया? इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के पहले के समान गुण होते। जो पहला है सेम प्रॉपर्टी 8वें की है, सेम प्रॉपर्टी 8वें की, इस हिसाब से। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का नियम दिया था। और न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार लिथियम और सोडियम में समान गुण पाए जाते हैं। लिथियम और सोडियम में देखो ये बनाया था इसने, सारे गामा पादानी करके इसने बनाया था। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनका एक से गुण है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनका एक, इनके सारे देखो ऐसे बनाए थे इन्होंने। अष्टक का ये नियम दिया था। तो इसने हमसे यही पूछा है। तो सोडियम के समान गुण है लिथियम के, पोटासियम के, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसका आंसर सी और डी दोनों होंगे, लेकिन पहले हमें लगाना लिथियम। पहले आएगा लिथियम, दूसरे ऊपर आएगा पोटासियम। अगर लिथियम में ऑप्शन नहीं है तो पोटेशियम आएगा। अगर पोटेशियम भी ऑप्शन में है तो लिथियम पहले लगाना है। लिथियम है कहीं भी ऑप्शन तो लिथियम आएगा पहले आंसर। प्रश्न नंबर 41 है कि दूध वाले पशुओं में मिल्क फीवर रोग का मुख्य कारण क्या है? जो पशु दूध देते हैं, गाय, भैंस, इसमें एक मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है। किस वजह से होता है ये? फॉस्फोरस की कमी, विटामिन ए की कमी, कैल्शियम का असंतुलन या फिर आयरन की कमी? तो दूध वाले पशुओं में जो मिल्क फीवर होता है वो होता है कैल्शियम का असंतुलन। आपने देखा होगा कैल्शियम स्पेशल इनको अलग से दिया जाता है, डब्बा ला के कैल्शियम की टेबलेट वगैरह दी जाती है कैल्शियम की कमी के कारण। प्रश्न नंबर 42 है कि इनमें से कौन सा चारा रफेज की श्रेणी में नहीं आता? कौन सा चारा जिसके अंदर रफेज जो एक डाइट का हिस्सा होता है, किस में नहीं आता ये? जवार का सूखा भुस्सा, नेपियर ग्रास, बरसीम या फिर मक्का का दाना?
तो रफेज किस में नहीं होता? मक्के के दाने के अंदर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, मक्के का दाना। प्रश्न नंबर 43 है कि पशुपालन में सिलेज तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग साइलेज इन एनिमल हस्बेंड्री। तो साइलेज हम क्यों करते हैं? तो ये करते हैं हरे चारे का दीर्घकालीन संरक्षण के लिए। जो हरा चारा है उसको लंबे समय तक रखने के लिए हम साइलेज तैयार करते हैं। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 है कि कौन सा रोग टीकाकरण से रोका जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। पशुओं की कौन सी बीमारी है जो टीका लगाने से रुक सकती है, इंजेक्शन से? थैनेला, खुरपका, मुंह पका, ब्लोट यानी कि अफरा और कब्ज। तो वो है फुट एंड माउथ डिजीज। खुरपका मुंह पका बीमारी है जिसको हम टीकाकरण से रोक सकते हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि कृत्रिम गर्भधान का क्या लाभ है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो करते हैं ना भाई, क्लोन बनाया जाता है जिससे किसी की ब्रीड ऐड कर दी, किसी के एक का कुछ ब्रीड ले लिए, दोनों ब्रीड मिला के नई ब्रीड बनाई गई। पशुओं में जो करते हैं, तो इसका क्या काम है, ऐसे क्यों बनाते हैं? तो ऐसे बनाने से क्या होता है, एक उन्नत नस्ल का विकास होता है, एक नई ब्रीड बनाई जाती है अलग, जैसी हम डिमांड करें कोई ऐसी ब्रीड जो ज़्यादा दूध दे, कम खाए, वो सारी चीज नई ब्रीड बनाने के लिए कृत्रिम गर्भधान किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 देखो, आजाद हिंद फौज का समर्थन किसने किया था? आजाद हिंद फौज को किसने सपोर्ट दिया था? भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, कांग्रेस लीग, होम रूल लीग या फिर मुस्लिम लीग? आजाद हिंद फौज को इनमें से किसने अपना समर्थन दिया था? देखो इसमें आजाद हिंद फौज को मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के द्वारा समर्थन और संगठित किया गया था। विशेष रूप से 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया से भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष को मजबूत करने के लिए नेतृत्व संभालने के बाद रास बिहारी बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में लीग ने सेना को आवश्यक बुनियादी ढांचा और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया था। तो यही है कि आज़ाद हिंद फौज, इसको समर्थन किसने दिया था? भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने। तो प्रश्न नंबर 46 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता लीग ने आजाद हिंद फौज का समर्थन किया था। प्रश्न नंबर 47 है कि हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय क्या है? एक्चुअल टाइम फॉर द फाइनल फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व, 30 से लेकर 2 मिलियन वर्ष पूर्व, 60 से लेकर 30 मिलियन वर्ष पूर्व या 65 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व। देखो ये उल्टा ही चलेगा, जो ईसा पूर्व का पहले है वो वाली बात है, ये उल्टे चलते थे पहले 100, 99, 98 ऐसे। तो कितने मिलियन वर्ष पूर्व जो है हिमालय का अंतिम उत्पत्ति हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा? 30 से लेकर 2 मिलियन वर्ष पहले। अब कैसे हुआ था, इसके अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहले देखो हिमालय का निर्माण शुरू हुआ था लगभग 35 से लेकर 30 मिलियन वर्ष पहले। क्या बना था? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय हिस्सा बना, उसके लगभग 25 मिलियन से लेकर 5 मिलियन वर्ष तक फिर बना लेसर हिमालय। ठीक है, पहले ग्रेटर हिमालय 35 से लेकर 30, फिर 25 से लेकर 5 मिलियन वर्ष तक लेसर हिमालय का निर्माण हुआ, और उसके बाद 25 से 20 तक और ये 2 मिलियन वर्ष पहले तक नया हिमालय बना। तो इसने पूरा हिमालय पूछा है कब बना, तो ये लगभग 2 मिलियन वर्ष बना था, 25 से लेकर 2 मिलियन वर्ष तक। ठीक है, कंप्लीट हिमालय की बात पूछिए। शुरू हुआ था 35 से लेकर 40 के बीच में। तो प्रश्न नंबर 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 30 से लेकर 2 मिलियन वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर 48 है कि सतह के क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वर्ल्ड में विक्टोरिया झील, कैस्पियन झील, सुपीरियर झील या फिर बैकाल झील? विश्व के सबसे बड़ा क्षेत्रफल और सबसे बड़ा आयतन किस झील का है? तो देखो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। ठीक है, हालांकि खारे पानी का कारण इसको सागर कहा जाता है, खारे पानी का कैस्पियन सागर है, ये झील सागर कहा जाता है, खारा पानी है इसलिए। इस कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर, और इसका आयतन कितना है? 78,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ी झील सबसे आयतन और क्षेत्रफल के हिसाब से कैस्पियन सागर है। सागर नाम क्यों रखा इसका? ये खारे पानी से, इसलिए इसको सागर कहा जाता है।
है ये झील ही, कैस्पियन सागर झील। तो प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, कैस्पियन सी। प्रश्न नंबर 49 है कि एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूलना क्या कहलाता है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर। मान लो कोई चीज़ लेने गया, मुझे उसने 8 रुपये में दे दी, आप गए आपको 6 रुपये में, कोई तीसरा बंदा गया उसको 10 रुपये में दे दी। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत वसूल करना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस कंट्रोल, भाई मूल्य तो नियंत्रण है ही नहीं। मूल्य विस्तार, ये भी नहीं है। प्राइस एक्सपेंशन होता है भाई रेट बढ़ाना, लेकिन ये तो अलग अलग रेट में दे रहा है, किसी को सस्ता किसी को महंगा। प्राइस कॉन्ट्रैक्शन या फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो ये होता है भेदभाव। कहते हैं ना भाई दुकान वाला तू उसको तो इतने में दे दी, मेरे को इतने में दे रहा, तो इसको बोलते हैं मूल्य विभेद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको कहा जाता है, मूल्य भेद कहा जाता है इसको। ऑप्शन डी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किस सूचक को मानव विकास सूचकांक बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता? शिशु मृत्यु दर का, स्कूलिंग के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सफल राष्ट्रीय आय या फिर जीवन प्रत्याशा दर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन चारों में से कौन सी चीज़ का प्रयोग हम नहीं करते? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये इंडेक्स देता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये किसी भी देश की 3 चीज़ें देखता है। हेल्थ वहाँ की, वहाँ का एजुकेशन और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 चीज़ें देखता है। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने का स्तर, जीवन स्तर। तो अब देखो, पहला तो है ग्रोस नेशनल इनकम, ये है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, वहाँ के लोगों की आय कितनी है उसी हिसाब से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मापा जाएगा, ये भी सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हेल्थ के लिए, भाई कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितनी उम्र है वहाँ की, वो भी सही है। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है, भाई कितना पढ़ा लिखा है एजुकेशन पे। लेकिन जो इन्फेंट मोर्टलिटी, जो शिशु मृत्यु दर है, ये संबंध नहीं है, शिशु मृत्यु दर का कोई संबंध नहीं है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए शिशु मृत्यु दर का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। प्रश्न नंबर 51 है कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश थे, उसके बाद कुछ देश और मिल गए हैं, उसमें से कौन सा नहीं है? देखो नॉर्मली तो देखो ब्रिक्स के अंदर देखो B फॉर ब्राजील दे रखा है, R फॉर रसिया भी ऑप्शन में है, I फॉर इंडिया भी ऑप्शन में। तो कौन सा सदस्य नहीं है? कोरिया नहीं है। ब्रिक्स का सदस्य कौन सा नहीं है? कोरिया नहीं है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखो, किशनगंगा परियोजना पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? किशनगंगा नदी है, इस पर विवाद चल रहा है किन 2 देशों का? भारत का नेपाल के साथ है, या पाकिस्तान के साथ, या भूटान, या फिर चाइना के साथ? किशनगंगा नदी परियोजना पर, तो इसमें देखो किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को लेकर भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद है। पाकिस्तान ने इस परियोजना को 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताते हुए उसे झेलम की सहायक नदी किशनगंगा के बहाव को प्रभावित करने वाला माना है। किशनगंगा नदी सिंधु जो जल समझौता था उस 1960 में, उसका उल्लंघन बता रहे पाकिस्तान वाले, क्योंकि यहाँ पर 330 मेगावाट का जम्मू के बांदीपारा में एक विद्युत परियोजना बना दी गई है किशनगंगा नदी पर। तो किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है, ये झेलम नदी है, इसकी सहायक नदी किशनगंगा वहाँ पर है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इससे इसका पानी कम आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को लेकर। तो प्रश्न नंबर 52 का क्या उत्तर हो जाएगा? पाकिस्तान, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 53 है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना करी है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड गांधी जी क्रिटिसाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन? इसमें देखो, महात्मा गांधी ने 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान हिंद स्वराज्य की रचना की थी, और इस महत्वपूर्ण कृत्य में उन्होंने आधुनिक सभ्यता की एक मौलिक आलोचना की। इसे एक बीमारी और शैतान का साम्राज्य बताया जो नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण की तुलना में भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देता है। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज की रचना करी थी, जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका गया तब, और इसमें इन्होंने जो आधुनिक समाज है उसको एक बीमारी बताया, एक शैतान का साम्राज्य बताया जो नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के बदले भौतिक सुख सुविधाओं पर प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? हिंद स्वराज्य। तो प्रश्न नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करके। प्रश्न नंबर 54 है, संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है, यह कथन किसका है?
द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये है फाइनर की, फाइनर की, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है द मॉडर्न स्टेट, इसके लेखक कौन है? द मॉडर्न स्टेट, मैकाइवर, लिंडसे, फॉलेट या फिर लास्की। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध स्कॉटिश अमेरिकी समाजशास्त्री और राजनीतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट मॉरिस मैकाइवर है। आर एम मैकाइवर स्कॉटिश अमेरिकी समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ है। पुस्तक का नाम है द मॉडर्न स्टेट। 1926 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, ठीक है। आर एम मैकाइवर इसके राइटर है। 1926 द मॉडर्न स्टेट। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा मैकाइवर। प्रश्न नंबर 56 है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लॉर्ड कैल्विन, एल डी ब्यूमॉन्ट, हैस या वैगनर। तो ये दी थी वैगनर ने 1912 के अंदर। अल्बर्ट वैगनर इसका नाम था। पेंजिया और पैंथालासा जो थ्योरी दी थी इसने, पेंजिया और पैंथालासा करके, ये भूमि थी और ये समुद्र था। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी वैगनर ने 1912 के अंदर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि कौन सी जनजाति जन्मजात से अश्वारोही कहलाती है? जन्म से ही हॉर्समैन कहलाती है। एस्किमो, गोंड, बुशमैन या फिर किर्गिज। तो ये है जनजाति किर्गिज। किर्गिज जनजाति जन्मजात से अश्वारोही है, घोड़े पर रहते हैं ये। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 है कि कौन से देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सबसे अधिक है? यानी कि सबसे लंबा देश, ऐसे लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा देश। और ये मिर्च के आकार का ये देश सच में ऐसे ही, ऐसे मिर्च जैसा ये लंबा, इसलिए इसका नाम है चिल्ली। सिंपल ऐसे आप देखोगे ध्यान से जब इसको मैप में, तो ऐसे कोने में बसेगा, ऐसे कोने में इतना लंबा मिर्च जैसा, जैसे हरी मिर्च आती है वैसे। चिल्ली नाम है इस देश का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा चिल्ली। वर्ल्ड का सबसे लंबा देश है लंबाई के हिसाब से, ऊपर से नीचे तक। आगे प्रश्न नंबर 59, वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता क्या कहते हैं? ए माउंटेन फॉर्म ड्यू टू अपलिफ्ट बिटवीन टू फॉल्ट्स इज कॉल्ड। एक पर्वत जो दो उत्थान के बीच में जिनका निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, फॉरेस्ट नहीं, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक या होस्ट, होस्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन। ऑप्शन ए आंसर आएगा। होस्ट और ब्लॉक माउंटेन उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 है 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1906? बाबा साहेब अम्बेडकर, वी आर सिंधे, इरावती कर्वे या साहूजी महाराज। तो देखो महर्षि विट्ठल रामजी सिंधे ने 18 अक्टूबर 1906 को मुंबई में दलित वर्ग मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस संगठन की स्थापना अछूतों को शिक्षा प्रदान करना और जातीय भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम करने के लिए की गई थी। 18 अक्टूबर 1906 महर्षि विट्ठल रामजी सिंधे ने इसकी स्थापना करी थी। तो यह आएगा आंसर वी आर सिंधे, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। अगला है थार रेगिस्तान भारत के किन किन राज्यों में है? थार रेगिस्तान, तो थार मरुस्थल है वो सबसे ज़्यादा तो है राजस्थान के अंदर, सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर। इसके अलावा कुछ हिस्सा इसका गुजरात के अंदर है, थोड़ा बहुत हरियाणा के अंदर और थोड़ा बहुत पंजाब के अंदर भी है। तो थार मरुस्थल मुख्य रूप से फैला है राजस्थान और गुजरात के अंदर। थार मरुस्थल है राजस्थान और गुजरात के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? जो लेयर है हमारे वायुमंडल में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, तो सबसे अधिक जैविक क्रिया किसके अंदर होती है? कौन से मंडल के अंदर होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा जैविक घटनाएं होती हैं। ऑप्शन ए उत्तर होगा। जो हम रहते हो क्षोभ मंडल ही हमारे ऊपर सबसे पहला क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल जहाँ पर ओजोन लेयर है। प्रश्न नंबर 63, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जब ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर तीस्ता नदी मिल जाती है और ये बांग्लादेश में मिलती है ये, तो इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना, दिहांग, मेघना या फिर पद्मा? तो इसको कहते हैं जमुना नदी, जमुना।
ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी से मिलने के बाद बांग्लादेश में जाती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? जमुना। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है कि कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देश कौन सा था? 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था, तो उसमें थीम पार्टनर कंट्री कौन सा था? इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका या फिर फ्रांस? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वो था यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। देखो, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, सूरजकुंड मेला और जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो मंदिर वगैरह हैं, वो यहाँ से 2 से 3% जरूर आएंगे पेपर में हरियाणा जीके के। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, सूरजकुंड मेला और कुरुक्षेत्र से संबंधित और ये जितने जो प्रजनन केंद्र है, ये सारे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा पेपर के अंदर। ये टॉपिक आप जरूर कर लो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, ऑप्शन ए करके। प्रश्न नंबर 65 है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्रेट निकोबार के सबसे अधिक नजदीक कौन सा है? जो ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, उसके पास सबसे अधिक क्या है? सुमात्रा द्वीप, जावा, श्रीलंका, फिर बोर्नियो। तो ज्योग्राफिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार के सबसे अधिक पास है सुमात्रा द्वीप। किस देश का है ये? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। अब है सवाल नंबर 66, गणित का पहला सवाल है। इसमें दिया है कि अगर एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। बेस एरिया दे रखा है कोण का 154 और वॉल्यूम दे रखी है कोण की कितनी? 924। हमने क्या निकालनी है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालनी है एल, और एल का फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर का अंडरूट। एच होती है नॉर्मल हाइट, आर होती है रेडियस। अब देखो कोण का निकालना है ना, तो कोण कैसे होता है? कोण ऐसा ही तो बनता है हमारा। ये नीचे बेस में सर्कल होता है और ये नीचे आर रेडियस होती है, ये एच हाइट और ये एल स्लैंट हाइट। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो एल निकालना है, एल होता है एच का स्क्वायर जमा आर का स्क्वायर और उसका अंडरूट। अब इसने दे रखा बेस एरिया, और कोण का बेस क्या होता है? नीचे सर्कल होता है कोण के बेस में। जो शंकु होता है उसके नीचे बेस में क्या होता है? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। दूसरी बात, इसका वॉल्यूम क्या होता है? कोण का वॉल्यूम शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मान हमें पहले ही दे रखा है 154। पाई आर स्क्वायर का मान पहले ही हमें 154 दे रखा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर को जब हम 154 रखेंगे तो यहाँ से पहले रेडियस आएगी, रेडियस यहाँ पे रखेंगे और ये सारा वॉल्यूम दे रखा है 924 के बराबर, यहाँ से एच आएगा, आर आ गया, एच आ गया। फार्मूला क्या लगाना है? एल बराबर अंडरूट एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। देखो, ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हमें ध्यान रखना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होती है हमारी वॉल्यूम, और पाई आर स्क्वायर क्या है? ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। और एल हमें निकालना है, एल है अंडरूट आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। आधार क्षेत्रफल दे रखा पाई आर स्क्वायर 154, पाई का मान है 22/7, यहाँ से रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब उस रेडियस को हम वॉल्यूम में पुट करेंगे। वॉल्यूम दे रखी है 924 के बराबर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 924। पाई आर स्क्वायर का मान है 154, ये इसमें रख दिया। एच निकालेंगे और एच जब इसको सोल्व करेंगे तो एच का मान आएगा 18। रेडियस आ गई 7, हाइट आ गई 18। स्लैंट हाइट निकालनी है एल, और वो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? अंडरूट आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जमा 18 का स्क्वायर, और वो क्या आ जाएगा? अंडरूट 373। और ये एल है, वहीं तिर्यक ऊंचाई होती है 373, और पॉइंट में करेंगे तो 19 पॉइंट समथिंग बनेगा ये। लेकिन हमारे ऑप्शन अंडरूट में दे रखे, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? अंडरूट 373। तिर्यक ऊंचाई पूछे इसने एल, तो वो कितनी आ जाएगी? अंडरूट 373 आ जाएगी। तो प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, अंडरूट 373 सेंटीमीटर उसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी शंकु की। अगला है सवाल नंबर 67। एक साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 7 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तो बी की वर्तमान आयु बताएं। देखो, 1 साल पहले की बात कर रखी है,
तो ए की आयु मान ली 4x, बी की मान ली 3x। ए की 4x हो गई, बी की 3x। कब है? 1 साल पहले। भैया 4:3 दे रखा, तो एक की 4x होगी, एक की 3x होगी। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 साल पहले था तो वर्तमान में मतलब 1 साल बाद, यानी कि एक एक जुड़ जाएगा, 3x+1 और ये 4x+1। ये इनकी वर्तमान आयु है ए और बी की। क्योंकि 1 साल पहले का अनुपात दे रखा, वर्तमान का अनुपात नहीं दे रखा, तो हमने 1 साल पहले का उम्र मान ली 4x और 3x, 4:3। वर्तमान में एक एक जुड़ जाएगा, 4x+3x, 4x+1 और 3x+1। 7 साल बाद क्या होगा? इनमें 7 और जुड़ जाएगा। 7 साल बाद की पूछिए, 7 साल बाद कितनी हो जाएगी ये? 4x+8 और ये 3x+8। देखो 1 साल पहले ए की मान ली 4x, बी की 3x, क्योंकि 4:3 दे रखा है। तो वर्तमान ए की कितनी हो जाएगी? 4x+1 और इसकी 3x+1। 7 साल बाद कितनी हो जाएगी? इनमें 7 जोड़ दो, तो 4x+1 में जोड़ेंगे तो कितना हो? 4x+8। बी की कितनी हो जाएगी? 3x+8। लेकिन 7 साल के बाद इनका अनुपात कितना दे रखा है? 9:7। 7 साल के बाद अनुपात दे रखा 9:7, यानी कि 4x+8 बटे में 3x+8, इनका अनुपात है 9:7, 9/7। अनुपात का मतलब बटे ही होता है, ध्यान रखना। तो ये किसके बराबर दे रखा? 9/7 के। ये 4x+8 बटे 3x+8 बराबर 9/7। जब इनके आर पार गुणा करेंगे जब, और इसको हम सोल्व करेंगे सारी इक्वेशन को, तो x का मान कितना आ जाएगा? 16। x का मान कितना आ गया? 16। हमसे पूछे b की वर्तमान आयु, और b की वर्तमान आयु कितनी आई थी हमारी? तो b की वर्तमान आयु थी 3x+1। 3x का मान है 16 + 1, 16 तिया 48 और 1 49। बी की वर्तमान आयु पूछे 49। अगर ए की पूछता तो 4 × 16 + 1 कर देते, 64 और 1 65। बी की वर्तमान 49, ए की वर्तमान 65, दोनों हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने x का मान निकाला है जो आया है 16, तो बी की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 49 साल। तो सवाल नंबर 67 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 49। सवाल नंबर 68 देखो, एक संख्या को 731 से भाग देने पर 37 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? देखो कोई संख्या है, उसको 731 से भाग देते तो शेष बचता 37। अगर इसको हम 17 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो सबसे पहले जिससे भाग दे तो उसको 17 से भाग दे के देख लो। 731 को 17 से भाग दो, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, जाएगा। 17 × 4 = 68, 17 × 3 = 51, पूरा पूरा जाएगा ये। इसका मतलब 731 जो 17 का मल्टीपल है। तो जो संख्या 731 से भाग देने पर शेष बचेगा, उतना ही शेष बचेगा 17 से भाग देने पर, सीधी सी बात है। तो 731 से भाग देने पर शेष कितना बच गया? 37। तो 17 से भाग देंगे तो भी 37 ही शेष बचेगा, लेकिन 37 17 से और भाग हो जाएगा, 17 दूनी 34। अब लास्ट में शेष कितना बचेगा? 3। तो उस संख्या को अगर हम 17 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 37 जो 17 से ज़्यादा है, तो 37 को फिर 17 से भाग देके देख लो, 3 शेष बचेगा। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। पहले हमें यह देखना है जो संख्या जिससे भाग करते हैं वो दूसरी से भाग हो रही या नहीं हो रही। पूरा पूरा भाग हो गया तो जो शेष बच गया उसको भाग करना है बस। अगला सवाल नंबर 69 देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। 9% और 15% की दो लगातार छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। देखो वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया 7200 रुपये, पहले छूट दे दी 9% की, 9% की छूट दे दी, कितना विक्रय मूल्य हो गया? 91/100। दोबारा छूट दे दी 15% की, तो कितना बच गया? 85% बच गया, तो 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन सभी के आपस में गुणा करके 100 से भाग दोगे, उत्तर आएगा हमारा 5569.20। ये उत्तर आएगा, सीधा सा सवाल है ये। देखो वो तो था पहला मेथड, अब देखेंगे दूसरा मेथड, और इसमें हम निकालते हैं प्रभावी छूट। और इसका फार्मूला क्या है? x + y - xy/100। x पहली छूट, y दूसरी, पहला डिस्काउंट जमा दूसरा डिस्काउंट, माइनस दोनों की गुणा बटे में 100। तो पहली छूट है 9 की, दूसरी है 15 की, माइनस 9 × 15, 15 नियम 135 बटे में 100। 15 और 9 24, 24 में से 1.35 घटा के 22.65, ये ओवरऑल इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाएगा ये। तो अब जो क्रय मूल्य है 7200, उसमें से उसका कितना परसेंट निकल जाएगा? तो 7200 का 100 में से ये घटा दो, यानी कि 73.75% निकाल दो, वो आएगा 5569.20 रुपये। ठीक है, एक तो ये है।
और एक पहला मेथड जो आपको करवाए थे। दोनों तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 69 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 5569.20। अगला है सवाल नंबर 70। एक दूध वाले ने 15 किलो दूध खरीदा, उसमें 3 किलो पानी मिला दिया। अब मिश्रण का मूल्य प्रति किलोग्राम है 22 रुपये। 22 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया, तो दूध का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो एक चीज ध्यान रखना, दूध और पानी वाले में हमेशा ध्यान रखना, जो पानी का मूल्य माना जाता है वो हमेशा 0 रुपये माना जाता है। पानी फ्री का माना जाता है। दूध वाला सवाल आता है दूध पानी का, उसमें पानी की कोई कीमत नहीं मानी जाती। अब इसने 15 किलो दूध लिया था, 3 किलो पानी मिला दिया, 18 किलो हो गया। 18 किलो को 22 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। तो ये बताओ जो दूध खरीदा था 15 रुपये किलो, वो कितने का था? ये बताओ। एक चीज ध्यान रखना, इसमें प्रॉफिट लॉस का कोई चक्कर नहीं है। यानी कि 22 रुपये अब इसका ओवरऑल हो जाता है कि मान लो इसने, ये कहने का मतलब होगी 18 किलो जो दूध खरीदा था, अब उसका रेट इसके पड़ गया 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। इसने बेचा नहीं है अभी, ये इसका क्रय मूल्य ही दिखा रखा अभी भी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कितना कीमत आ जाएगी दूध की? 26.4 रुपये। देखो कैसे करना है, 15 और 3 18, 18 किलो दूध टोटल हो गया मिक्सर। इसको कितने भाव से खरीदा इसने? 22 के भाव से। ये टोटल कीमत हो गई, लेकिन इसने कीमत 18 की नहीं दी, ये कीमत इसने दी है खाली 15 की। पानी हम फ्री का मानते हैं, तो ये आएगा 18 किलो गुणा 22/15, काट दो, 3 छिंग 18, 3 5 15, 22 छिके 132, 132/5, 132/5 के लिए कितना आएगा? 22.6। तो उसने शुद्ध दूध जो खरीदा था वो किस भाव में खरीदा था? 26.4 रुपये के हिसाब से। ऑप्शन बी आएगा 26.4। 22.4 यानी 26.4 आएगा। देख लो ना इसको, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 26.4 के हिसाब से। उसने 26.4 के हिसाब से 15 किलो दूध खरीदा था, लेकिन 3 किलो और पानी मिला दिया, तो अब 18 किलो जो बच गया वो 22 का भाव हो गया अब इसका, क्योंकि पानी इसने फ्री का मिलाया था। ऑप्शन बी उत्तर होगा। सवाल नंबर 71 देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है, और एक संख्या है 15, यानी कि एक संख्या x वो हमने मान ली 15। एलसीएम और एचसीएफ का योग l + h वो दे दिया 65। तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ। अब देखो एक फार्मूला ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या क्या होती है? एलसीएम गुणा में एचसीएफ। दोनों संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होती है। अब दे रखा है कि एलसीएम जो है वो 12 है एचसीएफ के, एचसीएफ का 12 गुना है, हो गया। और एलसीएम प्लस एचसीएफ इसका जोड़ दे दिया 65। तो यहां से एल की मान कितना है? 12h, इसमें 12h रखेंगे जमा 1 एचसीएफ पहले से, तो कितना हो गया? 65। 13 एचसीएफ कितना हो गया? 65। एचसीएफ कितना आ गया? 65/13 यानी कि 5। तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया यहाँ से एच 5। तो एलसीएम कितना होगा? इसका 12 गुना, तो एलसीएम कितना हो गया? 60। एचसीएफ आ गया 5, एलसीएम आ गया 60, यहाँ पे रख दो। एचसीएफ 5, एलसीएम 60 बराबर दूसरी संख्या वाई हमें निकालनी है। पहली संख्या कितनी दे दी? 15। वाई का मान निकालेंगे, 15 कहाँ जाएगा? नीचे। 15 चौक 60, 5 चौक 20, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? 20। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 20। सीधा सा सवाल है, जो चीज़ दे रखी है वो लिखते रहो। एलसीएम बराबर 12 एचसीएफ, और एलसीएम जब एचसीएफ 65 दे रखा है, यहाँ से एच और एल दोनों निकाल लो। फार्मूला ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ, ये लगाना है। दूसरी संख्या आ जाएगी 20। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 71 का। सवाल नंबर 72 देखो, पूरी यात्रा के दौरान एक कार की औसत गति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे भाग की स्पीड बताओ। भाई एक गाड़ी चलिए 2 हिस्सों में, टोटल तो इसकी एवरेज स्पीड निकाली वो आ गई 16। शुरू में तो इसने भगाई 40 की स्पीड से, दोबारा कितनी की स्पीड से भगाई ये पूछा इसने। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का वो होता है 2 गुणा में पहली स्पीड गुणा में दूसरी स्पीड अपॉन में दोनों का जोड़। एवरेज गति का फार्मूला होता है 2 गुणा में पहली गति गुणा दूसरी गति बटे दोनों का जोड़, 2xy अपॉन में x + y। अब इस फार्मूले के हिसाब से ये सवाल करना है। फार्मूला ऊपर लिख लो, एवरेज स्पीड क्या होगी? 2xy बटे में x + y।
x है पहली स्पीड, y है दूसरी स्पीड, s हो गई एवरेज। तो एवरेज कितनी दे रखी है 16 बराबर 2 गुणा में पहली है 40, दूसरी है y अपोन में 40 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर ऊपर कितना आएगा 40 दूनी 80y, ऊपर तो बन गया अब 80y, और ये इधर गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, 640 जमा में 16y, 640 जमा में 16y किसके बराबर आ गया 80y के। तो 640 किसके बराबर होगा 80y माइनस 16y, 80 में से 16 गया तो कितना बच गया 64y, 64y बराबर 640, तो y का मान कितना आ जाएगा 10, 640 बटे 64 करें तो 10। तो दूसरी स्पीड कितनी थी दूसरे हिस्से में, तो वो थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फार्मूला यही लगेगा, एवरेज स्पीड बराबर 2 गुणा में पहली स्पीड गुणा में दूसरी स्पीड बटे दोनों का जोड़। पहली का मान 40 दे रखा है, एवरेज स्पीड 16 दे रखी है, इसमें पुट करके y का मान निकाल लो। ऑप्शन डी उत्तर होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 73 देखो, एक आदमी दो वस्तु प्रत्येक को 20,000 पर बेचता है, एक वस्तु पर 15% का लाभ होता है, दूसरी पर 15% की हानि, उसको कुल लाभ या हानि कितना हुआ ये बताना है। ठीक है, इसको टोटल कितना लाभ या हानि हुआ है ये हमें इसमें बताना है। देखो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया है। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस और प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस हो गया तो कॉस्ट प्राइस में घटेगा, भाई कॉस्ट प्राइस से कम होगा। भाई अगर कोई चीज़ बेचने पर हानि हो रही है हमें तो विक्रय मूल्य कम आएगा, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा आएगा। तो कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है उसमें से हानि घटा देंगे या फिर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। ये प्रतिशत दे रखा है तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। पहला तो है ये प्रतिशत वाला, प्रॉफिट है 15%, 15% का मतलब हो गया कितना 15/100 यानी कि 3/20। 20 रुपए की चीज़ थी उसको 23 में बेच दिया। ठीक है, दूसरे में 15% हानि यानी कि 20 रुपए की चीज़ कितने में बेच दी 17 में बेच दी। ये कॉस्ट प्राइस और ये इधर सेलिंग प्राइस, लेकिन इसने सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है, विक्रय मूल्य दोनों का 20-20 हज़ार, तो इसको 17 से गुणा करो, इसको 23 से, इसका विक्रय मूल्य बराबर तभी तो बनेगा इनका। तो ये ऊपर वाला 17 से गुणा होगा, नीचे वाला 23 से गुणा होगा। 17 दूनी 34 और ये 23 दूनी 40, 460, ये अलग अलग क्रय मूल्य आएगा दोनों का। ये विक्रय मूल्य जो है ये 20,000 के बराबर दे रखा, तो इनका अंतर निकाल के उससे गुणा करनी है, वो हमारा निकलेगा पहला दो। दूसरा तरीका क्या है वो डिटेल में देखें एक बार। देखो दो वस्तु दे रखी थी, पहले का क्रय मूल्य P मान लिया, दूसरी का Q मान लिया। तो पहले का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, पहले को 15% लाभ पर बेचा है ना, लाभ हमेशा क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य जमा क्रय मूल्य का 15%, यही तो लाभ होगा, बराबर ये 20,000 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम P का मान निकालेंगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा ये वाला। समझ गए भाई, लाभ 15% दे दिया, 15% का मतलब है कि 100 की चीज़ कितने में बेची 115 में बेची, और 115 का मान कितना दे रखा है 20,000, 100 का मान निकालना है, तो 20,000 बटे में 115 गुणा में 100 यही इसके अंदर कर रखा है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 17,391 आ गया। ऐसे दूसरी वस्तु का, दूसरी वस्तु पे हुई है हानि, दूसरी वस्तु पे हुई है हानि कितने की 15% की, यानी कि 100 की चीज़ कितने में बेची 85 में, 85 का मान दे रखा है 20,000, 100 का मान निकालना है, तो 20,000 बटे 85 गुणा में 100 यही इसके अंदर का रखा। दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 23,530। पहली का क्रय मूल्य आ गया 17,391, दूसरी का क्रय मूल्य कितना आ गया 23,530। कुल हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल कितने रुपए की पड़ी हमारी वो वस्तु 40,921 की, लेकिन बेची कितने में है 20-20 हज़ार में दोनों, तो टोटल 40,000 में बेची है। 40,921 में खरीदी थी, 40,000 में बेच दी, तो क्या हो गया हानि हो गई कितने रुपए की 921 रुपए की। तो इसने यही पूछी है लास्ट में हमें क्या होगा, तो लास्ट में हमें हानि होगी कितने रुपए की 921 रुपए की। तो सवाल नंबर 73 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 921 रुपए की हानि, ऑप्शन ए उत्तर होगा। सवाल नंबर 74 बताओ, ये सवाल ऐसे थोड़ा ध्यान से देखना, ये पूरे पे अंडरूट है और ये है 16 जमा 6 अंडरूट 7। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है अंडरूट x जमा अंडरूट y। तो इस सारी संख्या को x और y की फॉर्म में तोड़ लो, अंडरूट x प्लस अंडरूट y की फॉर्म में तोड़ना है इसको।
अब इसमें देखो 16 जमा 6 अंडरूट 7, 6 अंडरूट, हमें सिर्फ एक ही फार्मूला पता, ए जमा बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उससे ये अंडरूट जो सारे पे है ये कट जाएगा। अब इस 6 अंडरूट 7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा अंडरूट 7। भाई 2 3 6 अंडरूट 7, ये गुणा में 7 आएगा इधर अंडरूट 7। 6 को हमने तोड़ लिया 2 गुणा 3, क्योंकि 2ab ये हमारा फार्मूला होता है। तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, ए का मान 3, बी का मान अंडरूट 7। तो 16 को ऐसे तोड़ लो, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 9 जमा 7 16 हो गया। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर जमा 7 किसका स्क्वायर है, अंडरूट 7 का। अंडरूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 16 7 ही बनेगा, जमा 2 गुणा में 3 गुणा में अंडरूट 7। ये आ गया हमारे पास। इस सारे बिन को हमने ऐसे लिख लिया और इस सारे के ऊपर क्या है, अंडरूट है। 16 को लिख दिया 9 और 7, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर और 7 को लिख दिया अंडरूट 7 का। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो 6 अंडरूट 7 है ये होता है 2 गुणा में 3 अंडरूट 7। तो 3 ये ए का मान हो गया, बी का मान हो गया अंडरूट 7। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ए है 3 और बी है अंडरूट 7 हो गया। तो अब ये जब सारा हम सोल्व करेंगे इसको, जब इस सारे को हम खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, ए जमा बी का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर अंडरूट है तो स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा। तो यानी कि क्या बनेगा, 3 जमा में अंडरूट 7 किसके बराबर बन गया, अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट वाई के बराबर। अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट वाई के बराबर ये हमारा बन गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो, अंडरूट 9 रख लो। भाई 3 को मान हम अंडरूट 9 भी तो रख सकते हैं, ताकि अंडरूट एक्स का मान ये हो गया। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया 9 और वाई कितना आ गया 7, और एक्स प्लस वाई कितना आ गया 9 और 7 16। चाहे एक्स को 9 ले लो चाहे वाई को, समझ गए। अंडरूट एक्स का मान हो गया अंडरूट 9, अंडरूट वाई का मान हो गया अंडरूट 7, यानी कि एक्स आ गया 9 वाई आ गया 7, दोनों का जोड़ पूछा है। ये बन जाएगा 3 जमा अंडरूट 7 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 3 जमा अंडरूट 7 बचेगा। और ये अंडरूट एक्स है तो इसको 3 को अंडरूट बनाने के लिए क्या करेंगे, अंडरूट 9 लिख देंगे। भाई 9 का रूट 3 ही होता है। ठीक है, 9 और 7 16, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड बताओ किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी कितनी है 180 मीटर, टाइम कितना है 9 सेकंड। तो 9 दूनी 18 कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें उत्तर बताना किलोमीटर में, तो किलोमीटर के लिए क्या करते हैं हम 18/5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कितनी आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। सीधा सा सवाल है, पहले तो मीटर पर सेकंड में निकाल दो, 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर आ जाएगा। फिर किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900, नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अगला है सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 76 देखो कि एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करता है। पुलिस वाले की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की स्पीड है 6। देखो चोर पुलिस में ध्यान रखना, पुलिस की स्पीड हमेशा ज़्यादा मिलेगी तभी चोर पकड़ में आएगा। भाई चोर मान ले भाग रहा 100 की स्पीड से, पुलिस वाला कम से कम 101 की स्पीड से तो भागेगा, 100 से प्लस, तभी चोर पकड़ में आएगा। अगर वो उससे स्लो भागेगा तो कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो पुलिस की स्पीड है 8, चोर की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस वाला 10 मिनट बाद में दौड़ना शुरू करता है, तो चोर को कितनी दूर जाकर पकड़ेगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चोर 60 मिनट में कितनी दूर जाएगा 6 किलोमीटर। 60 मिनट में कितनी दूर जाएगा 6 किलोमीटर जाएगा ना चोर। भाई प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 6 किलोमीटर। पुलिस वाला 10 मिनट बाद दौड़ना शुरू किया, तो 10 मिनट में कितनी दूर जा लिया होगा वो, 10 मिनट में कितनी दूर जा लिया होगा। तो इसका 10, भाई इसका चौथा हिस्सा है तो इसका चौथा हिस्सा का यानी कि 1 किलोमीटर आगे जा लिया होगा। 60 मिनट में 6 किलोमीटर चला, तो 10 मिनट में कितना चलेगा 1 किलोमीटर। यानी कि जब पुलिस वाला दौड़ना शुरू किया उस समय चोर 1 किलोमीटर आगे जा चुका था। ठीक है, चोर 1 किलोमीटर आगे जा चुका था। अब पुलिस वाले ने और चोर ने दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया। अब सवाल यह बन गया कि पुलिस वाला यहाँ पे है और चोर यहाँ पे है, 1 किलोमीटर दूर का गैप है।
अब ये कहा है कि कितनी दूर जाके और पकड़ लेगा, मतलब आगे 1 किलोमीटर उत्तर नहीं हुआ। अब 1 किलोमीटर के बाद चोर भी दौड़ रहा है और पुलिस वाला भी। चोर दौड़ेगा 6 की स्पीड से, पुलिस वाला दौड़ेगा 8 की स्पीड से। तो कितनी स्पीड का फर्क आ गया? 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी कि हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर का गैप पुलिस वाला कवर करेगा। अब ये बताओ 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी खत्म कर देगा पुलिस वाला 1 घंटे में। लेकिन चोर तो पहले तो 1 घंटा या 1 किलोमीटर ही आगे था, तो आधे घंटे में 1 किलोमीटर तय करेगा, लेकिन वो आधे घंटे में फिर आगे चला जाएगा। तो टोटल कितनी दूरी हो गई? 2 किलोमीटर की। चोर जो टोटल दूरी तय कर लेगा जब पकड़ में आएगा, तो पहले तो 1 किलोमीटर चोर आगे था, ठीक है। अब 1 किलोमीटर और भाग लेगा चोर इतने में, जब यहाँ पे पकड़ेगा तब, क्योंकि 1 किलोमीटर पुलिस वाला ये दूरी तय करेगा और फिर इतने में चोर आगे भागेगा, फिर इसके पीछे भागेगा, तो एक और एक 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए। 2 किलो मतलब यहाँ चोरी हुई तो ये आज के 2 किलोमीटर आगे ये पकड़ा जाएगा चोर। ऑप्शन सी उत्तर होगा। सवाल नंबर 77 देखो कि एक 45 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया गया। एक क्यूब को पिघलाकर क्यूबॉइड बना दिया। उस क्यूबॉइड की ऊंचाई बताओ यदि घनाभ की लंबाई घन की लंबाई के बराबर है, ठीक है, और घनाभ की चौड़ाई इतनी है। देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। जो घन का वॉल्यूम होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। और क्यूबॉइड का क्या होता है? क्यूबॉइड का वो होता है LBH। हो गया। अब एक घन को पिघला कर क्यूबॉइड बनाया गया, घनाभ बनाया गया है घन को पिघलाकर, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होएगी। तो ये तो होगी क्यूब की वॉल्यूम, भुजा गुणा भुजा। और घनाभ की क्या निकालनी है हमें? हाइट निकालनी है, ये होता है LBH। लेंथ तो दोनों की बराबर दे रखी है, क्यूब की और क्यूबॉइड की लेंथ। ब्रेड्थ दे दी 22.5। हाइट हमें निकालनी है LBH, तो 45 से 45 कट गया। H निकालना है 22.5 आ जाएगा नीचे, और 22.5 का दुगुना ही होता है 45। तो H कितना आ जाएगा? 45 गुणा में 2। भैया 45 है 2, तो 45 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा? 90। तो जो क्यूबॉइड है उसकी हाइट कितनी आएगी? 90। एक चीज़ ध्यान रखना, गणित में कई बार ये देता है भाई शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया, गोले को पिघलाकर कुछ बनाया गया। एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी बनाई जाएगी तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी, ये ध्यान रखना। तो घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, क्यूब को पिघलाकर क्यूबॉइड बनाया गया, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। वॉल्यूम बराबर रहेगी, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो वॉल्यूम के फार्मूले में रखना है। इसकी वॉल्यूम क्यूब का A क्यूब और घनाभ का LBH। L है वो A के बराबर है 45, B है वो 22.5 दे रखी है, H हमें निकालना है। A का मान है 45, तो 3 बार 45 से गुणा करेंगे, दोनों बराबर है 45 से 45, 22.5 का दुगुना 45, तो 45 दूनी 90। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। तसल्ली से करना, सोच समझ के। आगे है सवाल नंबर 78। 60 ग्राम मिश्र धातु में सोना और तांबा 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए कितना और तांबा मिलाना चाहिए? 60 ग्राम है टोटल, कोई भी, इसमें गोल्ड और कॉपर है। किस अनुपात में है? 2:1 के अंदर। 2:1 का मतलब क्या हो गया? 3 का मान 60 है, तो इसका मतलब 1 का मान 20, तो यानी कि 40 गोल्ड है, 40 ग्राम इसके अंदर गोल्ड है और 20 ग्राम इसके अंदर कॉपर है, तभी तो 2:1 बनेगा 60 में से। हो गया। अब इसने ये कहा है इस अनुपात को हमने 1:2 बनाना है। 1:2 का मतलब क्या है कि गोल्ड का 1 का मान तो 40 है, ये डबल होना चाहिए, तो मतलब 1 का मान 40 है तो 2 का मान कितना होना चाहिए? 80। तो कॉपर पहले था 20, अब हो गया 80, तो कितना कॉपर और मिलाना पड़ेगा हमें? 60 ग्राम और मिलाना पड़ेगा। कितना अतिरिक्त तांबा मिलाना पड़ेगा? 60 ग्राम मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा समझना, बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। गोल्ड और कॉपर टोटल वजन है कितना? 60 ग्राम। किस अनुपात में है? 2:1 में। तो 60 को 2:1 में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 और 20। हो गया। ये तो है 2:1 में। अगर हम इसको 1:2 में बनाएंगे, यानी कि गोल्ड का मान 1 और कॉपर का 2 होना चाहिए। 1:2 का मतलब है कि 1 का मान 40 ही है, गोल्ड का 40,
कॉपर का 2 का 20 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसने कहा कि कॉपर ऐड करना है हमें इसके अंदर, तो कॉपर चेंज हो गया, गोल्ड सेम का सेम है। तो गोल्ड पहले भी 40 ग्राम था, अब भी 40 ग्राम ही रहेगा। तो एक का मान 40 ग्राम है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। तो पहले गोल्ड था 40 ग्राम और अब भी गोल्ड है 40 ग्राम। कॉपर पहले था 20 ग्राम, अब कॉपर 40 का डबल कितना हो गया, 80। ये तो 1:2 बनेगा, ठीक है। तो पहले 20 ग्राम से 80 ग्राम कॉपर हो गया, कितना एक्स्ट्रा डाला, 60 ग्राम। तो ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। कितना कॉपर डालना है, 60 ग्राम, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 79, 1 में ये फिर बटे में ये। तो सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट होते हैं गुरु, फिर धनु, फिर लघु और फिर रेखा ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट वो हम यूज नहीं करते, जो ऊपर ऐसे निशान लगता है। अब करेंगे लघु ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये 1 जमा 1/2, 1 में आधा जोड़ें कितना होगा, 3/2, ठीक है, ये ब्रैकेट। और इसके बाहर है 1 बटे में। तो अब ये क्या बन गया, 1 बटे में 3/2, ये हो गया। तो 1 बटे 3/2 का मतलब क्या हो गया, 2/3। तो इसको सारे को खोल के क्या आ गया, 2/3। यानी कि अब हमारा क्या बन गया, 1 + 2/3। ये बाहर है गुरु ब्रैकेट। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5/3, यानी कि 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। तो अब ये सारा कितना बन गया, 5/3। और इसके बाहर है 1 भाग में। तो 1/5/3 का मतलब क्या हो गया, 3/5, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो गया। पहले ये सोल्व करना है, फिर ये, उसके बाद ये, फिर लास्ट में। ऑप्शन सी उत्तर होगा। सवाल नंबर 80 देखो, 24 घंटे में कितनी बार एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई समकोण पर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट हैंड और आवर हैंड 24 घंटे के अंदर राइट एंगल 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है। देखो अब इसमें पूछा 24 घंटे में। अब नॉर्मल हमारी जो घड़ी होती है, आपने देखा होगा, ये होती है 12 घंटे की। इसमें 12 तक बजते हैं हमारी जो नॉर्मल घड़ी है उसमें, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, और उसी हिसाब से हम 24 घंटे के लिए 2 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात ये है। अब देखो समकोण कब बनेगा, जब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, इधर मिनट हैंड इधर आवर हैंड, ठीक है, मिनट और घंटे की सुई के बीच में। तो अब 12 से मान लो 1 बजेगा, तो 12 से 1 में भी ये 12 है और यहाँ पे 1 है। तो इसमें जब ये मिनट की सुई, देखो घंटे की सुई तो इधर ही रहेगी 12 पे मान लो, तो मिनट की सुई एक तो आएगी 3 के बाद में, थोड़ा सा ये आगे सरक जाएगी, और ये 3 से ऊपर। तो एक बार तो जब समकोण बनेगा। दोबारा समकोण कब बनेगा, जब घंटे की सुई 1 के पास आ लेगी और मिनट की सुई इधर 10 के आसपास आएगी तब। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है मिनट और घंटे की सुई। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक तो शुरू में जब चलेगी तब मिनट की सुई आगे होगी, घंटे की सुई पीछे रहेगी। दूसरी बार उल्टा, घंटे की सुई इधर आगे रहेगी, मिनट की सुई इधर पीछे रहेगी, यानी कि 270 डिग्री का कोण ये मान लो इनके बीच में। इधर से ये देखेंगे नीचे वाले 270 डिग्री का कोण, तो ऊपर से 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए, 24 बार। लेकिन 3 और 9 बजते हैं ना, जब सिर्फ एक एक बार ही 90 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि 3 और 9 में आमने सामने सुई हो जाती है, 180 डिग्री का ज़्यादा बनता है उसमें। तो 12 घंटे में टोटल 22 बार बनता है समकोण। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार, क्योंकि 3 और 9 दो समय ऐसे हैं जहां 90 डिग्री का कोण सिर्फ एक एक बार ही बनेगा। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 80 का। सवाल नंबर 81 है, इसमें ये बताना दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, ये आकृति दे रखी है। अब इसमें देखो सारे ऑप्शन एक दिखाई दे रहे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, ये कोने में नहीं है, कोने से ऊपर है। तो इधर जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला हिस्सा इधर दिखेगा, तो कोने से ऊपर होना चाहिए। इधर देखो बिल्कुल कोने में है ये वाला हिस्सा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इसमें कोने से ऊपर है, इसमें कोने से ऊपर है, ए या डी में से एक हो गया। ये वाला हिस्सा देखो बिल्कुल, ये भी कोने से नीचे है, मतलब इधर वाला जो हिस्सा आएगा ये भी कोने से नीचे आएगा। तो ये बिल्कुल कोने में दे रखा है, ये भी नहीं आएगा, और ये कोने से नीचे, तो डी आएगा। इसका मिरर इमेज बनेगी डी। थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बाकी डी बनेगा, ठीक है। सवाल नंबर 82 देखो, कथन और निष्कर्ष का, काफ़ी अच्छा सवाल है ये।
इसमें दिया है कि कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ पक्षी हैं वो तोते हैं, कुछ पक्षी हैं वो तोते हैं। P4 पक्षी, T4 तोता, ये ध्यान रखना, पैरेट मत समझना, P4 पक्षी, T4 तोता। कुछ स्तनधारी तोते होते हैं, नो बर्ड इज मैमल। ये तो भाई हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। ये देखो, कुछ स्तनधारी तोते हैं, नो बर्ड इज मैमल। कुछ स्तनधारी तोते हैं यानी कि कुछ तोते क्या हैं, स्तनधारी हैं, ये हो गया। और इंग्लिश में नो बर्ड इज मैमल यानी कि एक स्टेटमेंट गायब है फिर तो। नो बर्ड इज मैमल यानी कि कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, इनके बीच का नेगेटिव रिलेशन है। 3 स्टेटमेंट होगी फिर तो ये। सम पैरेट्स आर बर्ड, ये तो पहला हो गया। दूसरा है कि कुछ पक्षी कुछ तोते स्तनधारी है। और तीसरा है कि नो बर्ड इज मैमल, इनका कोई संबंध नहीं है। ये पहली स्टेटमेंट तो सही है हिंदी और इंग्लिश की, दूसरी हिंदी में दे रखी है, तीसरी इंग्लिश में दे रखी है। अब निष्कर्ष देखो, कुछ पक्षी जो है वो तोते हैं, बिल्कुल कुछ पक्षी तोते हैं। ये तो कुछ तोते पक्षी हैं, बिल्कुल कुछ तोते पक्षी हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ तोते पक्षी है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है कि कुछ स्तनधारी, कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है। सम मैमल आर पैरेट्स, देखो इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। ये मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन मिक्सअप हो रखे हैं इसके अंदर। चलो आपको जो PDF मिलेगी उसमें सही मिलेगी, उसमें आप चेक कर लेना। सिर्फ निष्कर्ष एक ही फॉलो कर रहा है इसके हिसाब से तो, ठीक है। कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है, बिल्कुल कोई पक्षी, नो बर्ड इज मैमल इंग्लिश के हिसाब से तो ये भी सही है, दूसरी भी, बोथ आएगा इसका आंसर। नो बर्ड इज मैमल, कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है। आपको जो PDF मिलेगी उसमें सही करके मिल जाएगी। सवाल नंबर 83 देखो आगे। सवाल नंबर 83 में दिया है कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़कियां हैं, ये एक साथ ऐसे बैठी हैं। सुलेखा, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आबा। सुलेखा है और आबा है, इसके साथ राशि नहीं बैठी, इनके साथ सुलेखा या आबा के बगल में राशि नहीं है। अनुराधा सुलेखा के बगल में नहीं है। ये तो आबा है और अनुराधा है, ये सुलेखा के बगल में नहीं है। यहाँ पर इसके सुलेखा के दाएं बाएं अनुराधा नहीं आएगी। राशि मोनिका के पास बैठती है, मतलब एक साइड राशि बैठेगी, एक साइड मोनिका बैठेगी। 5 लड़कियां होंगी तो, ठीक है। या फिर इधर राशि बैठेगी, इधर मोनिका बैठेगी, इधर 3 लड़कियां रह जाएगी। क्योंकि अगर राशि को हम इधर करेंगे तो सुलेखा और आबा को बैठाने में दिक्कत आएगी। खैर देखते हैं आगे। मोनिका पंक्ति के बीच में है। अब देखो ये है सवाल, सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, लास्ट लाइन से। मोनिका पंक्ति के बीच में है, 5 लड़की को बैठा दो। मोनिका बीच में बैठ गई। मोनिका के साइड में है राशि, मोनिका के साइड में है राशि, चाहे किसी भी साइड बैठा दो। राशि या तो इधर बैठेगी या फिर राशि इधर बैठेगी। राशि के आसपास सुलेखा और आभा नहीं है। अगर राशि इधर है तो सुलेखा और आभा इधर आएगी और अनुराधा इधर आएगी, क्योंकि अनुराधा जो हो सुलेखा के पास नहीं बैठती। दूसरा, अगर राशि इस साइड है, मोनिका इस साइड है, तो सुलेखा और आभा इधर आएगी। सुलेखा आभा में से एक इधर बैठेगी किधर, और इधर बैठेगी अनुराधा। इसने पूछा कि अनुराधा के साथ में कौन बैठा है, अनुराधा किसके बगल में है। तो अनुराधा के बगल में है राशि, इधर से देखेंगे तो भी राशि है। अनुराधा के बगल में कौन बैठेगी, फिर राशि बैठेगी। अनुराधा के बगल में कौन बैठेगा, राशि बैठेगी। ऑप्शन डी, चाहे दोनों कैसे बैठा लो, ऊपर वाले तरीके से नीचे वाले से, अनुराधा के साथ में राशि ही बैठेगी। ऑप्शन डी उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 84 दिया है। इसमें दिया है कि जतिन अपने दफ्तर से सीधा 400 मीटर चला। चलो भाई इसको यहां से चलाओ ऐसे। जतिन अपने दफ्तर से सीधा चला 400 मीटर, यहां से इसका दफ्तर से सीधा चल दिया 400 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 500, इधर मुड़ के 500 हो गया। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ा और 400, पुनः बाएं का मतलब नीचे की साइड वापस 400। ये ऊपर 400 चला था, अब नीचे भी 400 आ गया, यानी कि दोनों पॉइंट आमने सामने हो गई है। फिर दाएं मुड़ा और 600 मीटर चला। इसको तो थोड़ा डिटेल में बनाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे देखो, कोई बंदा है यहाँ से चला, पॉइंट ए से ऊपर गया 500 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर जाके फिर लेफ्ट मुड़ गया 500 मीटर, फिर वापस नीचे की साइड आ गया 400 मीटर। यहाँ आने के बाद फिर लेफ्ट चला गया 600 मीटर, पॉइंट बी पर उसका ऑफिस है। तो ए से बी के बीच की दूरी बताओ। तो ये 600 है और ये 500 है इसके बीच की, ये
क्योंकि 400 ऊपर गया था, 400 वापस आ गया, तो दूरी कितनी होगी 600 जमा 500 1100, 1100 मीटर यानी कि 1.1 किलोमीटर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 1.1 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है, ऑप्शन बी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। सवाल नंबर 85 दिया है, ये एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और इस टेबल में हमें बताना यहाँ पर क्या आएगा। A91 7HG M613 11LK H48 20N और क्या आएगा ये बताना है, ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। अब देखो A का मान होता है 1, G का मान होता है 7, 13 पे होता है M का मान है 13 और 11 का होता है K, H का मान होता है 8, तो 20 किस पर होता है, 20 होता है T पर, सीधा सा यही है। बीच वाली लाइन को इग्नोर कर दो, पहली और तीसरी लाइन को देखो, A1 G7 इनकी पोजीशन दे रखी है, प्लेस वैल्यू दे रखी है, सिंपल यही है, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आसान सा है, ध्यान से देखो, पहली और तीसरी बीच वाली लाइन को छोड़ दो, कोई काम की नहीं है। सवाल नंबर 86 है, इसमें से मिसिंग टर्म बताना, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। ये L है भाई, I नहीं L है, छोटा L, B E D F फिर खालिस्तान, फिर H, फिर है J खालिस्तान L। अब ये सवाल करने का सबसे बड़ा तरीका, इसके 3 हिस्से बना लो, 3 के, जो हम ए बी वाला करते वैसे। देखो बी के बाद D 2 अक्षर का गैप और D के बाद E, F के बाद 2 का H के बाद I, यहाँ पे क्या आएगा I, तो पहला अक्षर क्या हो गया I, J के 2 के बाद L और L के 1 के बाद क्या आएगा M, दूसरा अक्षर क्या आएगा M, I और M। ये टोटल 9 है इसके अंदर, 9, और ये लास्ट में L है, ध्यान रखना, स्मॉल L। 3 करके 2 हिस्से बना लो। अब इसमें देखो B से D और D से E, F से H से +1 करेंगे तो I आएगा, J से L +2 और L से 1 जोड़ेंगे तो M आएगा, I और M, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका, बिल्कुल आसान सा है ये। सवाल नंबर 87 है कि किसी भाषा में, एक निश्चित भाषा में टारगेट को लिखा जाता है ये करके, तो बिटकॉइन को कैसे लिखा जाएगा, बिटकॉइन कैसे लिखा जाएगा। अब टारगेट में देखो T होता है 20, A होता है 1, R होता है 18, G होता है 7, E होता है 5 और T होता है 20। ये है 20, 1, 18, 7, 5, 20 और इसके अंदर यही दिया गया है। लेकिन कैसे दे रखा है, ये अवरोही क्रम में, पहले बड़ी बड़ी संख्या लिखती, 2 बार T है, 2 बार 20 20, उसके बाद ये 18, उसके बाद ये 7, उसके बाद 5 और उसके बाद सबसे छोटा 1, ऐसे लिख रखा है। ये जो संख्या है, अल्फ़ाबेट है, इसको संख्या में बदलो, प्लेस वैल्यू में, 20, 1, 18, 7, 5, 20 ये बनेगा। फिर इसको अवरोही क्रम में, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ये कर रखा है। ऐसे ही अब बिटकॉइन को बनाओ, B होता है 2, I होता है 9, T हो गया 20, C हो गया 3, O हो गया 15, I हो गया 9 और N हो गया 14। अब लिखो 20, ठीक है, फिर क्या आएगा 15, 20 हो गया 15, अब आएगा 14, ठीक है, उसके बाद 9 9 2 बार, 9 9 और लास्ट में 2, 20 15 14 9 9 3 2, सॉरी 3 और 2, 20 15 14 9 9 3 2, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि राज्य का राज्यपाल से जो संबंध है वो देश का किससे है। भाई राज्यपाल होता है सारा कर्ता धर्ता स्टेट का, तो देश का कौन होता है कर्ता धर्ता, वो होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जो संबंध राज्य का राज्यपाल से है वही राष्ट्रपति का देश से होता है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी उत्तर होगा ये। सवाल नंबर 89 दिया है, अनिल ने 5 साल पहले की आयु और 9 साल बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो अनिल की वर्तमान आयु मान ली हमने x, तो 5 साल पहले थी x - 5, 9 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 9, और इन दोनों का गुणा दे दिया 15। देखो दो संख्याओं की गुणा 15 कभी नहीं आएगी, कंडीशन क्या है, या तो 5 दिया 15
या फिर 15 एकम 15, और इसके अलावा कभी नहीं आनी भाई। 15 के दो फैक्टर 15 एकम 15 या फिर 3 5 15, और कोई फैक्टर नहीं है 15 का। तो यानी कि इन दोनों की गुणा या तो 3 गुणा 5 होनी चाहिए, एक का मान 3 एक का 5। तो अब देखो 5 तो आ ही नहीं सकता, 9 ऐड हो गया तो मतलब एक वैल्यू तो 9 से बड़ी बनेगी। तो बड़ी से क्या मतलब बना, या तो 1 गुणा 15, सिर्फ यही फैक्टर है जिसमें एक संख्या 9 से ज़्यादा है। 1 गुणा 15 यानी कि x में से 5 गया तो 1 बचना चाहिए, यानी कि x का मान कितना आ गया 6, 9 और 6 15, बिल्कुल सही। यानी कि x का मान कितना है 6, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई 6 साल। आज से 5 साल पहले इसकी उम्र 1 साल थी, 9 साल बाद कितनी हो जाएगी, 9 और 6 15, तो 15 गुणा 1 15, उत्तर आ जाएगा 6 साल। दूसरा तरीका है यही, x माइनस 5 x जमा 9 बराबर 15, इनकी आर गुणा करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करो तो x का मान 6 आएगा वहाँ से भी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 89 का। सवाल नंबर 90 देखो, ये जो है ये लिखा जाता है ऐसे, ये जो है इसको लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, और ये जो दे रखा है इसको लिखा जाता है ऐसे, नॉलेज इज ट्रूथ का। तो SEE के सीक जो है इसका कौन सा कोड है, नेवर सीक वायलेंस, इसका मतलब है लिक बिस जैप, और इसमें है ऑलवेज सीक नॉलेज। तो इन दोनों में से सीक कॉमन है ना, पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में सिर्फ सीक ही कॉमन है, तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, लिक बिस जैप, इसमें दोनों में बिस ही कॉमन है, तो इसी से निकल जाएगा BIS वाला। पहला और जो दूसरा दे रखा नेवर सीक वायलेंस और ऑलवेज सीक नॉलेज, इन दोनों में सीक कॉमन है, तो इनका कोड में कॉमन क्या है BIS, तो BIS जो है वो सीक का कोड है। तीसरा तो देखना ही नहीं हमें, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 90 नंबर का। 91 नंबर, अब यहां से शुरू होता है कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 91 कंप्यूटर का पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में POST का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कब होता है। व्हेन डज द POST अकर इन कंप्यूटर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सीधा इसके अंदर दे रखा पावर ऑन, यानी कि जब कंप्यूटर का पावर ऑन होता है, कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है, तब ये सेल्फ टेस्ट होता है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब कंप्यूटर को हम शुरू करते हैं उस समय होता है POST। प्रश्न नंबर 92 है कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, विच इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील या फिर लेजर। तो वो है लेजर प्रिंटर, जिससे फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़े, तो लेजर प्रिंटर है। अगला है 93, ASCII कोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ASCII कोड इमेज दिखाने के लिए, अक्षरों की संख्या दर्शाने के लिए, रिकॉर्ड साउंड के लिए या फिर वीडियो चलाने के लिए। देखो ASCII की फुल फॉर्म याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक बाय असाइनिंग यूनिक 7-bit न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी वैल्यू है, कोई भी स्टैंडर्ड डाटा है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में 7 अक्षरों की 0 से लेकर 127 के बीच में, उस कोड को दर्शाने के लिए, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, टू रिप्रेजेंट करेक्टर एज नंबर, जो करेक्टर्स है उसको नंबर की फॉर्म में, 7 अक्षरों का नंबर। प्रश्न नंबर 94 है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, रैम, रजिस्टर, कैश या फिर हार्ड डिस्क। 90% बच्चे कैश मेमोरी लगा के आएंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, रजिस्टर, ये CPU के अंदर सबसे फास्ट होता है रजिस्टर का, उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है कैश मेमोरी, सुपर फास्ट सबसे फास्टेस्ट होते हैं रजिस्टर। ऑप्शन सी आंसर आएगा, ध्यान रखना, कैश मेमोरी है वो रजिस्टर के बाद आती है, पहले ऑप्शन सी उत्तर आएगा इसका। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो कैश मेमोरी, ऑप्शन बी आएगा फिर। प्रश्न नंबर 95 में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर या प्लॉटर। तो माउस भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी, स्कैनर भी, तो आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक है आउटपुट डिवाइस। 96 है, DBMS में एक रो को क्या बोलते हैं, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक रो को क्या बोलते हैं, फील्ड एट्रीब्यूट फाइल रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑप्शन सी आंसर होगा। 97 इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडो, MS वर्ड, लिनक्स या ओरेकल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
98 है कि MS एक्सेल में तैयार की गई फाइल को क्या कहा जाता है? फाइल क्रिएटेड इन MS एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो हम फाइल तैयार करते हैं हम क्या बोलते हैं उसको? वर्क बुक। और वर्ड के अंदर बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज वर्क बुक बोलते हैं एक्सेल के अंदर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 99 है कि कंप्यूटर में स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस कौन सा होता है? स्टार टोपोलॉजी ऐसे बनती है, एक मेन जो पॉइंट है उससे अलग अलग कंप्यूटर लिंक करना। तो ये जो स्टार टोपोलॉजी जो मेन डिवाइस है इसको बोलते हैं स्विच या हब। स्विच या हब बोला जाता है इसको। प्रश्न नंबर 100 देखो कि ऑक्टल संख्या 17 का डेसिमल क्या होगा? ऑक्टल 17 यानी कि ऑक्टल हम ऐसे लिखते हैं 17 के ब्रैकेट में 8, ऑक्टल का मतलब 8। अब इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो क्या करना है? संख्या कितने भी अंकों की हो उसको अलग अलग लिख लो, 1 और 7। अब 8 की पावर से शुरू करें, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, कितनी बड़ी संख्या हो तो सिर्फ 2 ही अंक है, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। 8 की पावर 1 जमा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 होता 8, ठीक है। सॉरी, इनसे गुणा करके 8 की पावर 1 गुणा में 1 जमा 7 गुणा में 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 1 को हो गया 8 और 8 की पावर 0 हो गया 1, 1 गुणा में 7 कितना आएगा? 7। 8 जमा 7 करेंगे कितना आएगा? 15। भाई कितनी भी बड़ी संख्या हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये कोई ऑक्टेल नंबर है, इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो इधर 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ऐसे इनकी गुणा कर दो आपस में और जोड़ दो। 8 की पावर 0 गुणा में आर जमा 8 की पावर 1 गुणा क्यू, 8 की पावर 2 गुणा पी, इन सभी को जोड़ दो, वो डेसिमल संख्या आएगी। तो ऐसे ही 17 को लिखा 1 और 7, 8 की पावर 0, इधर 8 की पावर 1, राइट साइड से शुरू करेंगे, आगे कुछ और होता तो 8 की पावर 2, इनके आपस में गुणा करके जोड़ दो, तो 8 की पावर 0 हो गया 1, 1 गुणा 7 करेंगे कितना बनेगा? 7। 8 की पावर 1 हो गया 8, 8 गुणा में 1 करेंगे कितना बनेगा? 8, 8 और 7 15। ऑप्शन सी उत्तर होगा। ये हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट था इसका। 100 प्रश्न करे हैं, डिटेल में सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है रिटर्न मोड में। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। साथ के साथ साइल अपडेट्स को भी ज्वाइन करें यूट्यूब पर भी, और नॉलेज हब को टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। यही आज का प्रैक्टिस सेट था, यही 100 क्वेश्चन थे। अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, और यूट्यूब पर भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।